हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस को। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जो डिबेट है आपकी के पीएमएफ आईएएस या विजन आईएएस की बुक्स हम कॉम्बिनेशन में उसको करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले अभी हमें एक बात करना बाकी रह गई है, दैट इज़ फ्रॉम विजन आईएएस बुक, और वो है जो हम पीरियोडाइजेशन की बात कर रहे थे। इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बता दिया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 18th सेंचुरी की जो पूरी की पूरी डिबेट है, जो उसकी गुत्थी है, वो हमने सॉल्व करी थी कि ये एक ट्रांजिशन फेज होता है फ्रॉम मेडिवल टाइम्स टू मॉडर्न टाइम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। आज की क्लास हम वहीं से शुरू करेंगे कि जो शिफ्ट की दोस्तों हम लोग जो बात करते हैं ना, दैट इज ये जो शिफ्ट का जो टाइम पीरियड है कि मेडिवल टाइम पीरियड से हम लोग जो है वो मॉडर्न टाइम पीरियड की तरफ जो है वो कैसे जाते हैं, उसकी बात हम लोग यहां पर इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी वहीं से स्टार्ट होगी। जस्ट अ मिनट। कि जो टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेडिवल से हम लोग मॉडर्न टाइम पीरियड तक गए कैसे, मैंने आपको बताया था। ये पूरी की पूरी जो डिबेट है दैट इज अबाउट 18th सेंचुरी। ठीक है, तो देखो क्या होता है, राइटर हमें यहां पर ये बोल रहे हैं कि जब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न इंडिया दोस्तों जस्ट एक टाइम पीरियड है किसी चीज को डिनोट करने के लिए। वो जस्ट एक टाइम पीरियड है किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत हुई कहां से, वो हमने सीखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब हमारा लेक्चर जस्ट खत्म होने वाला था, उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी। ये कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, डे नहीं है, हफ्ता नहीं है, महीना नहीं है, कोई साल नहीं है जिसके अंदर मैं ये बोल दूं कि मैं अभी तक मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर था और अब ये वक्त आ गया है, अब ये साल आ गया, हफ्ता आ गया, दिन आ गया है, घंटा आ गया है, मिनट आ गया है, सेकंड आ गया है कि मैं मॉडर्न पीरियड के अंदर एंटर कर गया हूं। ये हिस्टोरियंस जस्ट एक रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, और वो रेफरेंस है कुछ चेंजेस हमें मध्यकालीन भारत के अंदर देखने को मिलते थे, वो चेंजेस ट्रांसफॉर्म हो गए, अलग तरीके से जो है सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो चलने लगी। फिर चाहे आप बात करो पॉलिटिकल व्यवस्था की, इकोनॉमिक व्यवस्था की, या सोशल सामाजिक व्यवस्था की, वो चेंज हो गई। और अंग्रेज जब आए तो वो बड़े सारे मॉडर्निटी के एलिमेंट्स जो है हमारे देश में लेकर आए, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी। आगे चैप्टर में हम और डेप्थ में उसके बारे में डीप डिग इन बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था जो सामाजिक चेंजेस थे, सामाजिक परिवर्तन थे, आर्थिक व्यवस्था वाले जो चेंजेस थे, या जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो थी, वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या क्या लेकर आए, और अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज का क्या क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट एक टाइम पीरियड है। तो मॉडर्न इंडिया एक कॉन्सेप्ट है पीरियडाइजेशन का, अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोरियंस, इतिहासकारों की नजरों से। लेकिन उनके और भी रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिसको हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे किसी भी टाइम पीरियड को बाइफरकेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, जब हम किसी भी टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं या फिर एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं कि दिस इज एंशिएंट टाइम पीरियड, दिस इज मेडिवल टाइम पीरियड एंड दिस इज मॉडर्न टाइम पीरियड। और भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, अगर हम इन टर्म्स को बोलते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, या फिर आधुनिक भारत का इतिहास, तो वो सिर्फ एक रेफरेंस है हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से, इतिहासकारों के पर्सपेक्टिव से। और उस रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग दोस्तों बोलते हैं पीरियडाइजेशन। तो ये एक फ्रेमवर्क है, यानी कि ये एक तौर तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे हिस्टोरियंस जो हैं वो हिस्ट्री को दोस्तों डिवाइड करते हैं अलग अलग स्टेजेस के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है, ये कोई पर्टिकुलर साल नहीं होता, मंथ नहीं होता, डे नहीं होता, डेट नहीं होती है, ये एक टाइम पीरियड होता है। तो आपका सवाल ये होगा, सर ये टाइम पीरियड अगर चेंज हो रहा है तो वो चेंजेस हमें कितने टाइम पीरियड के अंदर नोटिसेबल होंगे। यानी कि अगर आप बोल रहे हो, जैसे आपका सवाल मेरे से हो सकता है कि सर आप बोल रहे हो कि पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस भारत के कंटेक्स्ट के अंदर अगर देखे गए तो वो कितने टाइम पीरियड के अंदर चेंज होते हुए हमें देखने को मिले। तो उसके लिए जो आप रेफरेंस पीरियड ले सकते हो, दैट यू कैन टेक एज सेंचुरी। ठीक है, मयूर बताओ एक सेंचुरी कितने टाइम पीरियड की होती है, कितने साल से बनी होती है सेंचुरी? 100 साल से। ठीक है, तो 100 ईयर्स का जो रेफरेंस पीरियड होता है,
अब 100 ईयर्स दोस्तों प्रिसाइजली बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर कि 100 साल फिक्स आप लेकर चलो। 100 ईयर्स जो है वो अराउंड, जैसे हम कहते हैं ना कि लगभग 100 साल, तो 100 ईयर्स का जो टाइम पीरियड का जो रेफरेंस होता है उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से चेंजेस जो है वो नोटिसेबल टाइम पीरियड के अंदर हमें नोटिस करने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, फील करने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जस्ट जो पीरियडाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये हिस्ट्री के अलग अलग स्टेजेस को बाइफरकेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए काम आता है, जिससे हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किसी भी एक वक्त या जमाने के अंदर जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको नोटिस कर सकते हैं, और सोसाइटी, समाज किस तरीके से इवॉल्व हुआ उसको हम देख सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। हिंदू सोसाइटी के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर सती प्रथा को जस्टिफाई करा जाता था भारत के समाज के लोगों के द्वारा। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें हिंदू सोसाइटी के लोगों के द्वारा, सती प्रथा जैसी परंपरा ठीक थी, जस्टिफाइड थी, लॉजिकल थी, और उनकी नजरों से कुछ भी गलत नहीं था। वो हमारे समाज की, सती प्रथा की जो परंपरा है हमारे समाज की वास्तविकता थी, रियलिटी थी। उसको उस टाइम पर कोई चैलेंज नहीं करता था। चैलेंज करने वाले जो लोग थे, अब जैसे सती प्रथा जो परंपरा थी तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो एक भारत का नॉर्मल नॉर्म था। और नॉर्म में आपको बता चुका हूं क्या होता है, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। तो वो एक नॉर्म था, यानी कि रीति रिवाज, एक परंपरा था। अब जब भी सोसाइटी में आप किसी भी नॉर्म को चैलेंज करने की कोशिश करते हो या तोड़ने की कोशिश करते हो तो सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी का रिएक्शन होता है कि सोसाइटी आपका बहिष्कार करती है, आपको बॉयकॉट करती है। तो अगर उस जमाने में सती प्रथा की परंपरा को, सती की प्रैक्टिस को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता था या करते थे समाज के लोग, कुछ ऐसे अच्छे लोग थे जिनका यह मानना था कि इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप जलती हुई चिता पर अगर किसी औरत का हस्बैंड मर गया है तो जीते जी उसको नहीं बिठा सकते, गलत है ये। भगवान ने ऐसा कहीं पर भी कहीं नहीं बोला। ऐसा कुछ लोग चैलेंज करने की कोशिश करते थे, लेकिन सती प्रथा को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बड़ी, और जो उसको रोकना चाह रहे हैं वो बेचारे इतने से लोग हैं। तो अब सवाल ही उठता है, चलेगी किसकी समाज में ज्यादा। नॉर्म देखो हमेशा जो बने होते हैं सोसाइटी के, जैसे सती प्रथा एक नॉर्म था, कोई भी सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म बना होता है वो बना होता है दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के द्वारा। या नॉर्म को नॉर्म तब कहा जाता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो, जब जो भीड़ होती है, जो जनरल पॉपुलेशन होती है, जब वो उस चीज को जस्टिफाई करके माने। तो यहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो सती की परंपरा को, सती के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको जो लोग यहां पर चैलेंज कर रहे हैं तो वो समाज की नजरों में गलत हो जाते थे। और समाज क्या करने की कोशिश करता था, समाज ऐसे लोगों को, जब भी आप किसी नॉर्म को चैलेंज करते हो तो समाज करता है आपका बहिष्कार, आपको बॉयकॉट कर दिया जाता था। तो उस टाइम पर तो जिन लोगों ने चैलेंज करने की कोशिश करी, हो सकता है कि उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा हो, यानी कि कुछ लोगों ने उनको मार दिया हो भारत के समाज के अंदर। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं, जिस टाइम पीरियड को दोस्तों हम लोग यहां पर एक रेफरेंस की तरह मानकर चल रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो चेंज हो गई थी। सोसाइटी, यहां पर देखो लिखा हुआ है कि सोसाइटी इवॉल्व हो गई थी 18वीं शताब्दी के अंदर, या फिर जिसको आप बोलते हो मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड। ये सारी बातें मैं अभी मॉडर्न इंडिया के टाइम पीरियड से बता रहा हूं। थोड़ी बहुत बातें हम इस लेक्चर में जो मॉडर्न वर्ल्ड या मेडिवल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से हम उस टाइम पीरियड को भी जान लेंगे कि वो मेडिवल मध्यकालीन जो फेज है वो वर्ल्ड का फेज कैसा था, और जो मॉडर्न फेज है, जो आधुनिक फेज है, वो भारत का और पूरे विश्व का कैसा था। लेकिन अगर फिलहाल हम यहां पर बात करें सोसाइटी जो इवॉल्व होने लगी, या इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न इंडिया की सोसाइटी कैसे थी, तो वहां पर अंग्रेजों ने सती प्रथा की परंपरा के ऊपर लगाया कंप्लीट तरीके से बैन, और इसको बोला गया कि जो भी इसको प्रैक्टिस करेगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा, कड़ा दंड उसको मिलेगा। हो सकता है कि उसको फांसी की सजा भी हो जाए, या उसको अब अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। यानी कि समझ रहे हो सोसाइटी में क्या चल रहा है। पहले जो सती प्रथा को चैलेंज करता था समाज, उसकी जान ले लेती थी। और जब सोसाइटी के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए जिसको अंग्रेज लेकर आए, सोसाइटी हमारी इवॉल्व कैसे करी कि अंग्रेज जो है वो जुडिशियल व्यवस्था के थ्रू,
कानूनी व्यवस्था के थ्रू, लेजिस्लेशंस के थ्रू, लॉ मेकिंग के थ्रू उन्होंने सती प्रथा के ऊपर कंप्लीट बैन लगाया। और जो लोग अब सती प्रथा की बैन को सपोर्ट करते थे, ऐसे लोगों को समाज ने रिस्पेक्टफुल तरीके से देखना शुरू करा। तो ये जो चीजें हैं कि जो सोसाइटी में अभी तक नहीं हुई थी और जो अच्छी चीजें आने लगी, सोसाइटी इवॉल्व होने लगी। अब सोसाइटी की नजरों से इसको बैन करना गलत है। उनका यह मानना था कि ये तो हमारी कोर परंपरा है, इसके अंदर अंग्रेज जो हैं या कुछ गिने चुने जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं जिन्होंने वेस्टर्न नॉलेज को गेन कर लिया है, वो इसको चैलेंज कर रहे हैं और हमारे समाज के बने बनाए स्थापित रीति रिवाज परंपरा के पिलर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का अब कोई भी बस नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का अब पूरा का पूरा वर्चस्व जो है वो भारत के ऊपर कायम था। और ये सारी बातें जो भारत के अंदर चली, मैंने आपको रेफरेंस पीरियड बताया था, वो सब कुछ हुआ अराउंड या फिर आफ्टर नहीं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। अब क्या होता है, राइटर हमें ये बोल रहे हैं कि जिसको हम पीरियडाइजेशन बोलते हैं ना, जो हम 3 टर्म्स जो हम ऑफनली यूज करते हैं, कौन कौन सी? एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ये जो 3 टर्म है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये एक कन्वेंशनल तौर तरीका है किसी भी टाइम पीरियड को बाइफरकेट करने का। और ये कौन से कंट्री में शुरू हुआ था? इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी यूरोप के अंदर, यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट के अंदर। यूरोप कोई कंट्री नहीं है, आपको पता होगा कि यूरोप जो है वो पूरा कॉन्टिनेंट है। तो यूरोपियन स्कॉलर्स जो हैं, या आप कह सकते हो जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, उनकी वजह से हमें ये टर्म देखने को मिलती है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, ड्यूरिंग 17th सेंचुरी ये इस टर्म को लेकर आते हैं। अब यूरोप के अंदर अगर हम बात करें तो यूरोप के अंदर ये टर्म कैसे यूज होती है? देखो, जो एंशिएंट टाइम पीरियड था उनका, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भारत के अंदर आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हो, जहां पर कुछ किंगडम्स स्टैब्लिश हुए। अगर हम उससे भी पहले बात करें तो सोसाइटी वॉज रूरल, एग्रीकल्चरल। लोग जो थे वो बार्टर सिस्टम, बार्टर इकोनॉमी के अंदर सब कुछ अपना व्यापार, काम धंधा, कारोबार वगैरह चला रहे थे। मध्यकालीन जो फेज है यूरोप का, मैं यहां पर बात कर रहा हूं दोस्तों मेडिवल टाइम पीरियड ऑफ यूरोप या यूरोपियन कंट्रीज। वो फेज जो माना जाता है, आप एक टर्म जो है उसको अच्छे से याद करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। जो ये मेडिवल पीरियड है यूरोप का, इसको बोला जाता है दोस्तों, दिस वॉज डार्क फेज या फिर डार्क एरा ऑफ यूरोपियन कंट्रीज या ऑफ एंटायर यूरोप। इसके अंदर क्या ऐसा डार्क फेज या डार्क एरा इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर, यूरोप के अंदर क्या चल रहा था, यहां पर सोसाइटी जो थी वो स्टैग्नेटेड थी। डोमिनेंस जो पूरी की पूरी चलती थी, समाज की व्यवस्था जो बनाई जाती थी, वो 2 कैटेगरी ऑफ लोगों के द्वारा यूरोप के अंदर बनाई जाती थी। और वो जो 2 कैटेगरी के जो लोग हैं वो कौन थे? एक तरफ जो है किंग, ठीक है, उसकी ज्यादा चलती थी। और उससे भी ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अगर किसी की चलती थी, राजा को भी जो समझाने वाला, जो हुक्म देने वाला, जो पूरा का पूरा जो एक व्यवस्था थी, उससे भी ऊपर, राजा के कद से भी ऊपर जो अथॉरिटी जिसकी चलती थी, जिसका वर्चस्व जो कायम था, वो था चर्च। ठीक है, और यहां पर इसको डार्क फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि लोगों को भ्रमित करा जाता था। यहां पर अभी भी रेनेसा या एनलाइटनमेंट का जो टाइम पीरियड है यूरोप के अंदर, वो अभी शुरू नहीं हुआ था। उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आना समाज के अंदर बहुत मतलब देरी में आया, वो बाद में आया, वो बाकी था। चर्च की डोमिनेंस जो थी, फादर और नन्स की जो चर्च में होते हैं अथॉरिटीज, और राजा की, इनकी मिली भगत से ही जो है वो समाज पूरा का पूरा चलता था। हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज की। और चर्च जो है वो इतना पावरफुल था कि लोगों की साइकोलॉजी से खेलने का काम करता था चर्च। आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं आपको कुछ एक एडिशनल बात बताऊं, चर्च के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर दोस्तों, सर्टिफिकेट्स बांटे जाते थे माँ बापों को। कब बांटे जाते थे? मान लो कोई कपल है, एक हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी कोई डॉटर है, तो चर्च बोलता था आप अपनी डॉटर को चर्च में दान में दे दो। अब जो चर्च की अथॉरिटीज हैं वो चाहे उस लड़की का शोषण करे या कुछ भी करे, बदले में उसके माँ बाप को, उस लड़की के माँ बाप को मिल जाता था एक सर्टिफिकेट, जो कि पेपर का एक सर्टिफिकेट होता था।
और मजाकिया बात आप समझने की कोशिश करो, वो जो सर्टिफिकेट होता था उस पर लिखा रहता था दैट दिस सर्टिफिकेट इज सर्टिफिकेट ऑफ हेवन। स्वर्ग जाने का एक सर्टिफिकेट है कि आपने अपनी बेटी जो है वो चर्च में दान करी है। अब डायरेक्टली जीसस क्राइस्ट जो है उनसे आपकी मुलाकात होगी मरने के बाद, और ये एक सर्टिफिकेट है जो कि सुनिश्चित करता है आपको हेवन की ही प्राप्ति होगी, आपको स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। इस तरीके से लोगों की साइकोलॉजी जो है उनसे खेला जाता था सॉरी। और लोग जो हैं वो चर्च की अथॉरिटी को या राजा की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर पाते थे। इवन राजा भी जो है वो चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर पाता था। लेकिन जब यूरोप के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आया, जब साइंस की उत्पत्ति हुई, तो उधर से जो है लोगों के मन में रैशनैलिटी जो है वो पैदा हुई। हर चीज को सही और गलत को समझने का तो जो तौर तरीका है वो साइंटिफिक थिंकिंग आई, और उस फेज को दोस्तों बोला जाता है रेनेसा का टाइम पीरियड या फिर एनलाइटनमेंट का टाइम पीरियड। और जब यह टाइम पीरियड शुरू हुआ तो यूरोप के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों की इन्वेंशन करी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और वहां से आप यूरोप को बोल सकते हो कि जो चर्च की डोमिनेंस चलती थी वो डोमिनेंस जब डिक्लाइन हुई, राजा का जो वर्चस्व कायम था उसको लोगों ने चैलेंज करना स्टार्ट करा। वहां से आप कह सकते हो कि जो मेडिवल टाइम पीरियड था यूरोप का वो चेंज होकर कन्वर्ट हो गया इनटू मॉडर्न टाइम पीरियड, और वहां से शुरुआत होती है मॉडर्निटी की। और इसकी जो झलक थी फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में फैली। यूरोप के अंदर जब एनलाइटनमेंट और रेनेसा का टाइम पीरियड शुरू होता है, उसके बाद आगमन होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर, और उसी रैशनल माइंडसेट के साथ या साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ ये जो अंग्रेजी शासन था पूरा का पूरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी प्रोमिनेंटली, अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, और भी यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज आई थी, लेकिन जिसने अपना वर्चस्व भारत के अंदर, भारत की धरती के अंदर कायम करके रखा, दैट वाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उनके आने के बाद वो अपने साथ वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, चीज़ों को चैलेंज करने का जो तौर तरीका था, तो वो इन्होंने यहाँ पर स्थापित करा। अपनी इंपीरियल पावर से कन्वर्ट होते हुए अपने आप को कॉलोनियल पावर जब इन्होंने स्टैब्लिश करा, और उसी के चलते जो हमारे देश में समाज के अंदर जो कलंकित कुछ या फिर आप कह सकते हो जो एंटी ह्यूमन रीति रिवाज और जो परंपराएं चल रही थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया सती प्रथा, उसको अंग्रेजों ने बखूबी तरीके से चैलेंज करा, और ना कि सिर्फ चैलेंज करा, उसको एलिमिनेट करने का भारत के समाज से एक अहम कदम भी उठाया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई सबको? मयूर, ईशा, रूपक, क्लियर है? ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है मैंने आपको बताया कि कैसे चेंज होता है। पहले सोसाइटी जो थी यूरोप की वो स्टैग्नेटेड थी मेडिवल टाइम पीरियड तक, और वहां पर सुपरस्टिशियस जो है प्रैक्टिसेस चलती थी। जैसे एक जो प्रैक्टिसेस चलती थी वो थी, जिसके बारे में आपने कभी किताबों में सुना होगा, विच हंटिंग। ठीक है, कुछ औरतों को बहुत ज्यादा सामाजिक बहिष्कार का, शोषण का सामना करना पड़ता था। उनके ऊपर यह माना जाता था कि इनके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, जस्ट लाइक मंजुलिका, भूल भुलैया के भूत प्रेत की बाधा है इनके ऊपर बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से, उस बाधा की वजह से उनको पत्थर से मारा जाता था। बहुत बार वो औरतें जो है वो मर जाती थी। ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी ये एलिमिनेट हुई जब से एडवांसमेंट्स आना यूरोप के अंदर शुरू हुई थी इन द फील्ड ऑफ साइंस। जब साइंस, विज्ञान की शुरुआत हुई, इन्वेंशंस हुई, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेवलप हुआ, उसकी वजह से रैशनैलिटी आई, लॉजिकल तरीके से लोगों ने सोच विचार करना जो है वो स्टार्ट करा, और सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस की राह पर चली गई, ऊपर चली गई। और इसी टाइम पीरियड को आप बोल सकते हो कि यूरोप जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया फ्रॉम मेडिवल टाइम टू मॉडर्न टाइम। ठीक है, अब हम इंडिया स्पेसिफिक जरा पीरियडाइजेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कल के लेक्चर में जब हम लेक्चर एंड कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि कुछ हिस्टोरियंस के जो मतलब फिलोसफर्स थे वो तो ये भी बोलते थे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको एंशिएंट, मेडिवल या मॉडर्न ना बोलते हुए हम बाइफरकेट कर सकते हैं एज प्राचीन भारत का इतिहास एज हिंदू हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास एज मुस्लिम हिस्ट्री, एंड आधुनिक भारत का इतिहास एज ब्रिटिश हिस्ट्री।
तो वहां पर जो है धर्म के अनुसार या फिर रूलर्स का जो आगमन है उनके दृष्टिकोण से हिस्ट्रीज को डिवाइड करा जाता है भारत के अंदर टाइम पीरियड को हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो जर्नली एक्सेप्टेड जो पीरियडाइजेशन की क्लासिफिकेशन भारत के अंदर जो मानी गई वो आज भी हम यही फॉलो करते हैं, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न। इसको अब हम समझने की जरा कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं अब दोस्तों पीरियडाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास को जब अगर हमें समझना होता है तो उसके अंदर हम कैसे पीरियडाइजेशन करते हैं। तो भारत का जो इतिहास है जो डिवाइडेड है वो यूरोपियन लाइंस पे ही डिवाइडेड हमें देखने को मिलता है। यूरोपियन लाइंस पे ही हमें जो है वो हिस्ट्री जो है भारत के अंदर डिवीजन उसकी हमें देखने को मिलती है। सिमिलर वर्ड्स हैं यहां पर भी, प्राचीन भारत का इतिहास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और आधुनिक भारत का इतिहास दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंड दिस इज सिमिलर टू द क्लासिफिकेशन विच इज डन इन यूरोप। लेकिन ये यूरोपियन जो क्लासिफिकेशन है इसको राइटर ऐसा मानते हैं यहां पर या कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं, दिस इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज ब्रिटिश पीरियड को यहां पर ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश टाइम पीरियड है इट इज एसोसिएटेड विद मॉडर्निटी। लेकिन जो मॉडर्निटी जो बोली जा रही है यहां पर ब्रिटिश टाइम पीरियड को लेकर जो भारत में जब भी आए, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें जो यूरोप के अंदर जो मॉडर्निटी थी वो भारत से अंग्रेजों के आने के बावजूद भी मिसिंग थी। ठीक है, उतनी ज्यादा मॉडर्निटी या उतना ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट या इन्होंने इंकरेज कराओ इन्वेंशंस को, इनोवेशंस को, ऐसा कोई भी माहौल जो है वो हमारे देश के अंदर नहीं था। ठीक है, तो अनलाइक यूरोप जहां पर मॉडर्निटी का मतलब क्या था यूरोप के अंदर, इट वॉज एसोसिएटेड विद द टर्म्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, समाज के अंदर लोगों की प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें जो ब्रिटिश एरा भारत के अंदर था वहां पर अंग्रेज लोग भारत की सोसाइटी को और उसके कल्चर को, परंपरा को, एज वेल एज लोगों का करते थे शोषण, उसका हो रहा था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कैसे? देखो हर एक देश का दोस्तों क्या होता है, अपना खुद का इंडिजिनियस कल्चर होता है। उस कल्चर के अंतर्गत हमें बड़े सारे जो हैं रीति रिवाज, परंपराएं जो है हम देखने को मिलते हैं हमें। अब वो अच्छे हो बुरे हो बात उनसे नहीं है, लेकिन हर एक देश का खुद का एक माहौल होता है अपने समाज को चलाने का एक पर्टिकुलर रास्ते पर। लेकिन अंग्रेजों ने आकर क्या करा, जो हमारा एक बना बनाया इंडिजिनस जो कल्चर था, यानी कि जो देसी कल्चर था, जो भी रीति रिवाज परंपराएं जो हम अपने देश में फॉलो करते थे, उसको तहस-नहस करके अंग्रेजों ने उसको ध्वस्त करके अपनी जो कॉलोनियल आइडियोलॉजीज थी, जो कॉलोनियल कल्चर था, उसको भारत के अंदर ना कि सिर्फ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी बल्कि भारत के लोगों के ऊपर उसको थोपने की कोशिश भी करी गई जबरदस्ती। ठीक है, अब यहां पर हम एक स्टडी करते हैं दोस्तों जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। जब हम ये बात कर रहे हैं ना एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन की, पीरियडाइजेशन की, एज वेल एज हिंदू हिस्ट्री की, मुस्लिम हिस्ट्री की और ब्रिटिश हिस्ट्री की, तो उसके साथ एसोसिएटेड एक पर्सन की केस स्टडी हमारे सामने है जिसका नाम है जेम्स मिल। ठीक है, ये है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल्स की एक आर्मचेयर हिस्ट्री जो करके ये बुक है जिसका पूरा नाम है डिवाइडिंग इंडिया फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो जो हिस्ट्री है ब्रिटिश इंडिया की, इसने जो है लिखी 3 वॉल्यूम के अंदर अपनी एक बुक लिखी जो कि 1817 में पब्लिश करी गई थी एक स्कॉटिश हिस्टोरियन और एक फिलोसोफर के द्वारा जिसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को क्लासिफाई करा था 3 टाइम पीरियड के अंदर, और वो भी रूलर्स के अनुसार। जैसे इसने बोला प्राचीन भारत का जो इतिहास था इट वॉज एसोसिएटेड एज हिंदू हिस्ट्री, दूसरा मुस्लिम हिस्ट्री, तीसरा ब्रिटिश पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर्स। लेकिन दोस्तों ये कहना क्या सही है, प्राचीन भारत के इतिहास में क्या हमें सिर्फ हिंदूज ही हिंदूज दिखते हैं, हिंदूज रूलर दिखते हैं? क्या उस टाइम पर जब वो हम बोलते हैं कि अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड या फिर लेट एंशिएंट हिस्ट्री टाइम पीरियड, क्या अरब्स का आगमन वहां पर नहीं हो रहा था? या अगर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें, मुस्लिम रूलर्स के अलावा क्या पूरे भारत में किसी भी कोने पर कोई हिंदू रूलर नहीं था? क्या कोई हिंदू शासक नहीं था? ऐसा तो नहीं था। डाइवर्सिटी शुरू से हमारे देश में, चाहे पॉलिटिकल रूल हो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो या सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, वो हमेशा हमें देखने को मिलता है। हमेशा हमारी सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल रूल भी फ्रेगमेंटेड रहा है। मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि मेडिवल इंडिया का जो टाइम पीरियड था
वहां पर मुसलमान शासक बाहर से आए थे और उन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर जैसे एम्पायर्स की स्थापना करी, डायनेस्टीज की स्थापना करी। लेकिन पैरेलली, भले ही छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन कुछ कुछ हिंदू किंगडम्स भी तो एग्जिस्ट करते थे। इसलिए जेम्स मिल को हम यहां पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसने बोला कि डोमिनेंट जो पॉलिटिकल पावर थी, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास को ये बोल रहा है इट इज हिंदू पीरियड, मध्यकालीन भारत के इतिहास को ये बोल रहा है इट इज मुस्लिम पीरियड, और मॉडर्न टाइम पीरियड को ये बोल रहा है कि इट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जेम्स मिल के अगर इस डिवीजन के अकॉर्डिंग हम भारत के इतिहास को बाइफरकेट करने लगे, डिवाइड करने लगे, उससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिस कर जाएंगे, दैट इज रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ आपको एक ही धर्म के रूलर जो हैं वो यहां पर दिख रहे हो। दिल्ली सल्तनत में आपको सैयद, लोदीस, खिलजीज, बहुत सारे रूलर्स की डायनेस्टीज जो हैं वो रूल करते हुए दिखेंगी, जिनका टेरिटोरियल एक्सटेंड भी बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन छोटे छोटे किंगडम में कहीं ना कहीं हिंदू रूलर्स भी तो रह रहे थे। अब अकबर की जैसे आप बात कर लो, अंडर मुगल एम्पायर, अकबर के टाइम पर जो पूरा का पूरा रूल था वो तो बहुत टॉलरेंट था, हिंदू रूलर्स भी तो वहां पर रह रहे थे। उन भाई साहब की तो शादी खुद एक राजपुताना परिवार में हुई थी, जोधा से, और तब उस टाइम पर उन्होंने पैरेलली जो राजपूत रूलर्स थे उनको भी तो अपना किंगडम चलाने दिया था अकबर ने। वो अलग बात है कि उसकी छत्र छाया में रहकर सबको रूल करना था, अलाउ तो करा ना, लेकिन तो हम अकबर के टाइम पीरियड को हम कैसे कह सकते हैं कि इट वाज कंप्लीटली मुस्लिम रूल इन इंडिया या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो जेम्स मिल की ये वाली बातें जो है बहुत सारे इतिहासकारों को पसंद नहीं है, वो इसकी क्लासिफिकेशन की टेक्निक को तकियालूसी मानते हैं, बकवास मानते हैं। ठीक है, तो जेम्स मिल ने किस तरीके से डिवाइड करा हिस्ट्री को, दैट इज हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। तो इसके अकॉर्डिंग जो हिंदू हिस्ट्री है दैट इज एंशिएंट इंडिया का टाइम पीरियड, मुस्लिम हिस्ट्री मेडिवल इंडिया का टाइम पीरियड, ब्रिटिश हिस्ट्री जो मॉडर्न इंडिया का जो टाइम पीरियड है उसको ये बोलता है। लेकिन मेजर जो हिस्टोरियंस हैं वो कैसे डिवाइड करते थे भारत के इतिहास को, तो उनका जो डिवीजन का जो पर्सपेक्टिव था दैट वाज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये क्लासिफिकेशन ज्यादा सही क्यों माना गया, ज्यादा एक्सेप्टेड क्यों माना जाता है, बिकॉज यहां पर आपको रिलीजन के बेसिस पर टाइम पीरियड क्लासिफाई होते हुए नहीं दिख रहा है। एंशियंट टाइम पीरियड की कुछ फीचर्स हैं, वहां पर रूलर्स की बात नहीं करी जा रही है कि हिंदू रूलर्स हैं या मुस्लिम रूलर्स हैं। मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर यहां पर आपको मुसलमान वर्ड, मुस्लिम वर्ड नहीं दिख रहा है। मॉडर्न के अंदर यहां पर आपको ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं दिख रही है, बिकॉज अगर आप मॉडर्न टाइम पीरियड को एसोसिएट करके पढ़ रहे हो विद रेफरेंस टू ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो व्हाट अबाउट अदर ईस्ट इंडिया कंपनी जिनका आगमन भारत के अंदर हुआ था, लाइक फ्रेंच पावर यहां पर थे, डच थे, स्वीडिश थे, सबसे पहले आने वाले तो पोर्चुगीज थे, उनका क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। क्रिश्चियनिटी को या चर्च एज अ इंस्टीट्यूशन को, बिल्डिंग को लेकर आने वाले तो ये पोर्चुगीज रूलर थे, तो इनका कंट्रीब्यूशन फिर कहां गया। ठीक है, तो जेम्स मिल की इस बात को हम टोटल तरीके से नजरअंदाज कर सकते हैं जैसा हिस्टोरियंस ने करा। ठीक है, और इस उल्लू के पट्टे की एक बात आप और नोटिस करके रखना, ये इतनी कमेंटबाजी कर रहा है भारत के इतिहास पर, इसकी पीरियडाइजेशन को क्लासिफाई करने की बात कर रहा है इनटू हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री, लेकिन इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि जेम्स मिल जो है वो कभी इंडिया आया ही नहीं था और वो कोई भी भारत की भाषाएं बोल ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी भाई साहब यूरोपियन कंट्री में अपने रूम पर बैठकर आराम से अपनी बुक लिखते हुए कमेंट कर रहे हैं भारत की परिस्थिति पर और भारत के इतिहास को पीरियडाइज कर रहे हैं। ठीक है, अपने यूरोपियन कंट्री में अपने घर पर बैठकर, कभी भारत आया नहीं, भारत की कोई भाषाओं के बारे में जानता नहीं, डाइवर्सिटी के बारे में फैमिलियर नहीं, कभी इंडिया इसने विजिट नहीं करा, लेकिन कमेंटबाजी इसको करना जरूरी थी। लेकिन हमने इसके जो पीरियडाइजेशन का जो इसका कंसेप्ट है इसको कंप्लीट तरीके से हमने इग्नोर करा। ठीक है, तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, जो मेडिवल टाइम पीरियड था, ठीक है, वहां पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भारत का मेडिवल टाइम पीरियड टोटली तरीके से स्टैग्नेंट था या फिर वहां पर किसी भी तरीके की कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं है। बड़े सारे कल्चर जो हैं वो हमें फ्लरिश करते हुए मिलते हैं, बड़ी सारी भाषाएं जो हैं, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो हैं वो डेवलप होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको अकबर का एग्जांपल दिया, अकबर रूलर एक मुस्लिम रूलर था, उसका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था एम्पायर का वो बहुत वास्ट था, लेकिन उसके अंदर एक जो भावना थी वो तो हम जान ही सकते हैं, दैट इज
टॉलरेंस की भावना, ठीक है। और उसी टॉलरेंस की भावना के चलते उसने भारत की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करा और जो हिंदू रूलर्स थे उनको भी अलाउ करा कि वो हिंदू किंगडम्स जो अपने रन कर रहे हैं, जो हिंदू एम्पायर, जो डायनेस्टीज वो अपनी छोटी छोटी बनाकर चल रहे हैं, चाहे भले ही उनको एक टैग देना पड़े कि हाँ वी आर रूलिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ या अंडर द सपोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर, लेकिन फिर भी अकबर ने कभी उनको ध्वस्त नहीं करा या फिर उन पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करी। तो ये टॉलरेंस जो उसका एटीट्यूड है टॉलरेंस वाला, इससे हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर हमें बहुत सारे जो कल्चर्स हैं वो फ्लरिश कर मतलब देखने को मिलते हैं, फ्लरिश करते हुए। लैंग्वेजेस एज वेल एज पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो था वो भी काफी ज्यादा टॉलरेंट था। और जब हम बोलते हैं मेडिवियल, तो ये यूरोपियन कंट्रीज की तरह जहां पर मेडिवियल जो सोसाइटी थी उनकी जो स्टैग्नेंट हो गई थी, चर्च का बहुत ज्यादा रूल था, डार्क एज मैंने अभी आपको उसको बोला, भारत के अंदर लेकिन ऐसा नहीं था। भारत का जो मेडिवल टाइम पीरियड जो था वो काफी ज्यादा एडवांस था और डाइवर्स था। डाइवर्सिटी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जहां पर बात होती है एडवांसमेंट की, तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजों को, साइंटिफिक टूल्स को, साइंटिफिक वेपन्स को, बहुत ज्यादा साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज को अलग अलग डायनेस्टीज ने, अलग अलग रूलर्स ने, फिर चाहे आप बात करो दिल्ली सल्तनत की या फिर अगर आप बात करो मुगल एम्पायर की, और मुगल एम्पायर भी या दिल्ली सल्तनत कोई छोटा नहीं था। दिल्ली सल्तनत के अंदर भी बड़ी सारी डायनेस्टीज आती हैं, खिलजीज, सैयद्स, लोधीज, ठीक है। और अगर आप बात करो मुगल एम्पायर की अंडर मेडिवल इंडिया, तो वहां पर मैंने आपको कल एक टर्म बताया था, जैसे इन धुरंधर को, जो इनके रूलर थे, इनको तो आपको इनका नाम याद होगा, बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने कितने ज्यादा मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर, कल्चर, पेंटिंग्स, म्यूजिक, इन सबको प्रमोट करा। जैसे अगर आप बात करो अकबर के टाइम की, तो अकबर के दरबार में 9 खास लोग होते थे जिनको बोला जाता था नवरत्न, ठीक है। अकबर के जो 9 खास लोग थे वो थे नवरत्न, ठीक है। और उसके पैरेलली अगर आप बात करो साउथ इंडिया के अंदर, तो वहां पर जब रूल चल रहा था विजयनगर एम्पायर का, तो वहां का जो रूलर था कृष्णदेव राय, उसके दरबार के अंदर 8 लोग होते थे जिनको बोला जाता था अष्टदिग्गज। और ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में एक बारी आ चुका है विद रेफरेंस टू कृष्णदेव राय। तो ये टाइम पीरियड जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमें बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स की ओवरलैप देखने को मिलती है। ओवरलैप किसके लिए बोला जा रहा है यहां पर, कि जब आप बात करते हो, हम जंप करते हैं जब मेडिवल टाइम पीरियड से मॉडर्न टाइम पीरियड में, तो बहुत ज्यादा जो रीति रिवाज, परंपरा, कल्चर, लैंग्वेज का फ्लेवर, फेस्टिवल्स, अलग अलग चीजों का जो टेस्ट था, वो मध्यकालीन भारत से बोरो करता हुआ मॉडर्न टाइम पीरियड में शिफ्ट होता हुआ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेडिवल टाइम पीरियड की या मॉडर्न टाइम पीरियड की, तो ये एक ओवर सिंपलिस्टिक क्लासिफिकेशन होगी अकॉर्डिंग टू राइटर, ठीक है। और जो कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन है जिसको हिस्टोरियंस करते हैं, और कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन यहां पर किसको बोला जा रहा है, इसको एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न को, ये ज्यादा एक्सेप्ट करा गया है रेदर देन जो जेम्स मिल की अप्रोच है ऑफ हिंदू, मुस्लिम या फिर ब्रिटिश हिस्ट्री, उसको टोटली इग्नोर करा गया है। और यही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। राइटर आपको ये बोल रहे हैं कि जब यूरोपियन पावर जो है वो स्टैब्लिश हुई, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आने वाली थी लेकिन वो आ नहीं पाई थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर आते हैं यूरोप से, कल्चर, फूड, या कुछ टूल्स हैं, वेपन्स हैं, जो रीति रिवाज, परंपराएं हैं, और भारत के समाज के अंदर उनको किस तरीके से एक्सेप्ट करा जाता है उन सारी चीजों को जो कि वो यहां पर लेकर आए। और अलग अलग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग अलग यूरोपियन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स को हमने एक्सेप्ट करा, और भारत का समाज का ये जो दायरा था उसके अंदर इन सारी चीजों को डालकर हमने उस डाइवर्सिटी के एंगल को आज तक कायम करा हुआ है, आज तक रखा हुआ है। तो ये दोस्तों हमने इस लेक्चर के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करी कि जो पीरियडाइजेशन है कैसे करी जाती है, जब हम बात करते हैं कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम मेडिवल टाइम पीरियड टू मॉडर्न टाइम पीरियड। और अब आपको समझ में आ गया होगा यहां पर जो मॉडर्निटी वर्ड का मतलब है या मॉडर्न इंडिया कंसेप्ट का या जो टर्म का मतलब है, वो यहां पर एक जर्नल सेंस के अंदर यूज करा गया है, ना कि एक कोर सेंस के अंदर। वो पर्टिकुलर कोई वक्त, टाइम पीरियड, कोई मिनट या कोई सेकंड नहीं है। जब हम बोलते हैं हम शिफ्ट हो गए थे
मेडिवल टाइम पीरियड से मॉडर्न टाइम पीरियड की तरफ, वो एक सेंचुरी वाइज ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसके अंदर हमें 3 एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो है हमें देखने को मिलता है बाहर से आई हुई यूरोपियन पावर्स का, एज वेल एज कुछ बोरोड लेगेसी का, जो कि हमने मध्यकालीन भारत के जो रूलर्स थे, फिर चाहे आप उनको जेम्स मिल की भाषा में मुसलमान रूलर क्यों ना कह लो, लेकिन वो सारे ट्रेडिशन हमने बोरो करे और उनको पटका मॉडर्न इंडिया के अंदर, जो कि आज भी हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और अगले लेक्चर के अंदर हम जानेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मुगल परिवार, मुगल फैमिली, और जो मुगल एम्परर्स थे वो कैसे थे, उनके टाइम पर क्या क्या चीजें हुई, और औरंगजेब की डेथ से जो है हम अपनी पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जरूर आपको दूंगा विद रिस्पेक्ट टू बाबर की कहानी से लेकर औरंगजेब की डेथ तक। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।